हजारों साधारण ओडिशा के लोग और किसान जो पहले खुशी खुशी अपने हाथों में हल लेकर खेतों में काम करते थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़े विद्रोह की शुरुआत की। आखिर क्या था इस विद्रोह के पीछे का कारण? कौन थे बख्शी जगबंधु और क्या संबंध था उनका पाइको विद्रोह से? आइए इस छोटे से वीडियो में हम इन सवालों के जवाब और इस ऐतिहासिक घटना के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। इस वीडियो में दिनेश कुमार की ओर से आपको दिल से स्वागत करती हूं। बात 1800 दशक की है। तब ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था, जिसका कैपिटल कोलकाता था। तब यह प्रेसिडेंसी अब का बांग्लादेश से लेकर बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड और ओडिशा तक फैली हुई थी। तब ओडिशा की हालत वैसी नहीं थी जैसी 200 से 300 साल पहले हुआ करती थी। दिल्ली के सुल्तानों और हैदराबाद के निज़ामों ने बार बार ओडिशा को लूटकर उसे पूरी तरह से बेबस और कंगाल कर दिया था। ऐसे में मराठा साम्राज्य ने ओडिशा का हाथ थामा। मराठा साम्राज्य की बहादुरी और सुरक्षा ने ओडिशा को थोड़ी राहत की सांस लेने का मौका दिया। लेकिन तभी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। उनके द्वारा करों में बढ़ोतरी और नमक की कीमतों में इजाफे और नई कानून ने लोगों को अत्याचार में धकेल दिया और उनके मन में विद्रोह की आग भड़काने लगी। अब आइए बख्शी जगबंधु के बारे में थोड़ा जानते हैं। बख्शी जगबंधु का पूरा नाम जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरबर राय था। उनका जन्म 1773 में पुरी में हुआ था। वह भोई राजा गोविंद विद्याधर के एक लेफ्टिनेंट दानाई विद्याधर के 8वें वंशज थे। बख्शी जगबंधु उस समय खोरधा के राजा मुकुंद देव के राज दरबार में मुख्य सेनापति थे। उस दौर में सेनापति का पद राजा के बाद सबसे ऊंचा माना जाता था और इस पद को बख्शी के नाम से संबोधित किया जाता था। राजा ने उनके परिवार को जमीन, अन्य आवश्यक चीजें और ररंग किला की जमींदारी प्रदान की थी। उनका वैवाहिक संबंध सेरागढ़ और बड़म्बा के राजाओं से था, जिससे वे एक उच्च वंशज माने जाते थे। स्टार्लिंग साहब ने अपनी पुस्तक ओडिशा का इतिहास में लिखा है कि जगबंधु का शारीरिक गठन सुंदर और बलशाली था और वे एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। अब समझते हैं पाइको कौन थे और उनकी महत्वता क्या थी। पाइको ओडिशा के गजपति शासकों की किसान सेना थे, जो युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाएं देते थे और शांति के समय खेती बाड़ी में लगे रहते थे। पाइकी ने 3 श्रेणियों में संगठित थे, जो उनके कार्य और उनके हथियारों के आधार पर विभाजित थे। इनमें पहाड़ी शामिल थे, जो ढाल और खंडा तलवार लेकर चलते थे। बनुआ, जो दूरस्थ अभियानों का नेतृत्व करते और बंदूकें चलाते थे। और ढेंकियां, जो धनुर्धारी होते थे और ओडिशा की सेनाओं में अन्य विभिन्न कर्तव्यों का पालन भी करते थे। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ओडिशा पर विजय पाने के बाद ब्रिटिशों ने खोरधा के राजा मुकुंद देव को गद्दी से हटा दिया और उनके राज्य को खास में मिलाकर उसे प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना दिया। पाइको लोगों की निःशुल्क जमीन पर भारी कर लगाया गया, जिससे पाइको अपनी वंशानुगत आय से वंचित हो गए। खोरधा के खास में मिलाने के बाद उस जमींदारी में राजस्व में अत्यधिक वृद्धि की गई और एक विदेशी जमींदार को पट्टा दिया गया। कई पाइको अपने घर द्वार छोड़कर निकटवर्ती रियासतों में शरण लेने लगे। जो लोग रहे, उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। पाइको का सम्मान और शक्ति धीरे धीरे घटने लगी। पाइकी के प्रति कंपनी का रवैया वॉल्टर ईवेर के कथन से स्पष्ट होता है, जो विद्रोह के कारणों की जांच करने वाली समिति में शामिल थे। उन्होंने कहा था, अब खोरधा में पाइको की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रेसिडेंसी की सेनाओं में रखना खतरनाक है, इसलिए उन्हें सामान्य रैयतों के रूप में देखा जाना चाहिए और उनसे भूमि राजस्व और अन्य कर वसूल किए जाने चाहिए। उन्हें उनके पुराने जागीरों से वंचित कर देना चाहिए। थोड़े ही समय में पाइक का नाम लगभग भुला दिया गया है। इस कानून के कारण बख्शी जगबंधु के परिवार की संपत्ति पर भारी कर लगाया गया और उनके सैन्य तथा पाइकों पर अन्याय और अत्याचार भी बढ़ने लगा। यह सब बख्शी के लिए असहनीय था। वे केवल सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि अंग्रेजों को उचित जवाब दे सकें। 1817 में
अंग्रेजों ने घुमसर के राजा धनंजय भंज को एक हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के विरोध में घुमसर के 300 से 400 कंध सैनिक बाणपुर में घुस गए और सरकारी खजाने को लूट लिया तथा सरकारी कार्यालयों पर हमला कर दिया। इस घटना से विद्रोह की आग भड़क उठी। बख्शी ने इस स्वर्ण अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने खोड़धा के पाइकों को संगठित किया और अपने नेतृत्व में अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों और अत्याचारों के खिलाफ अचानक विद्रोह किया। इस विद्रोह में बख्शी जगबंधु ने पहला प्रहार अपने मुख्य शत्रु चरण पटनायक पर किया, जो उनके क्रोध का पहला शिकार बने। अचानक हुए इस पाइको विद्रोह से ब्रिटिश अधिकारी घबरा गए। पाइको लोगों ने बाणपुर और खोड़धा के सभी सरकारी कार्यालयों को नष्ट कर दिया और खजाने को लूट लिया। पाइको और अंग्रेज सैनिकों के बीच गंगापड़ा, बालकाटी, पिपीली आदि स्थानों पर तीव्र संघर्ष हुआ। इसके बाद भी पाइको लोगों की गतिविधियां रोकी नहीं जा सकीं। धीरे धीरे उन्होंने पुरी की ओर बढ़े, लेकिन पुरी में अंग्रेजों से उनका सामना हुआ। तब तक अंग्रेजों ने अपने भारी सैनिकों को सुसज्जित कर लिए थे और अफसोस है, पाइको ने ये युद्ध में पराजित हो गए। अंग्रेजों ने राजा मुकुंद देव को बंदी बनाकर कटक ले आए। अंग्रेजों ने 12 अप्रैल 1817 को मार्शल लॉ लागू किया, जो क्रमशः पुरी और पिपीली में भी लागू किया गया। अक्टूबर के अंत तक अंग्रेजों ने विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया, लेकिन वे अभी भी शांति से सांस नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि बॉक्सी जगबंधु, कृष्णचंद्र भ्रमरबर और उनके अनुयायी जंगलों में छिपे हुए थे। अंग्रेजों को हमेशा विद्रोह की आग के दोबारा भड़कने का डर बना रहता था। सन 1818 से 1822 तक अंग्रेज सैनिकों और छिपे हुए पाइक विद्रोहियों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। भरसक प्रयास के बावजूद जगबंधु के परिवार को कैद करने के बाद भी अंग्रेज विद्रोही नेता जगबंधु, कृष्णचंद्र भ्रमरबर और उनके अनुयायियों को पकड़ नहीं पाए। अंत में गवर्नर जनरल ने 1822 में निम्नलिखित शर्तों के साथ जगबंधु और कृष्णचंद्र भ्रमरबर को क्षमा देने की घोषणा की। पहला शर्त था, जगबंधु और कृष्णचंद्र अपने वंशानुगत पद बख्शी और दीवान का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी शर्त थी, वे कटक में रहेंगे और बिना अनुमति के कटक नहीं छोड़ेंगे। तीसरी शर्त था, उन्हें क्रमशः 100 रुपये और 50 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। उन दौरान 50 या 100 रुपया का मूल्य बहुत होता था। इस घोषणा के बावजूद जगबंधु, कृष्णचंद्र और उनके अनुयायियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, परंतु विद्रोहियों की स्थिति धीरे धीरे दयनीय हो गई। अंग्रेजों की सतर्कता के कारण वे किसी स्रोत से सहायता प्राप्त नहीं कर सके। नयागढ़ और अन्य राजाओं को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने किसी भी प्रकार से सहायता की तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भयवश राजाओं ने भी विद्रोहियों को सहायता नहीं दी। ऐसी स्थिति में विद्रोहियों के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अंततः नयागढ़ के राजा और उनके दीवान बरजू पाइक राय ने जगबंधु को सरकार की शर्तों को मानकर आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित किया। जगबंधु ने अन्य कोई विकल्प न देखकर 27 मई 1825 को आत्मसमर्पण किया। उनके साथ उनके 8 वफादार साथी भी आत्मसमर्पण कर दिए। बख्शी जगबंधु को अंग्रेजों ने कटक के बख्शी बाजार में नजरबंद कर दिया, जहां 24 जनवरी 1829 को उनका जीवन दीप बुझ गया। बख्शी जगबंधु का जीवन केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, ये साहस, समर्पण और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा है। उन्होंने अपने समय के अन्याय के खिलाफ खड़े होकर न केवल ओडिशा बल्कि समस्त भारत के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका संघर्ष आज भी हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। हम सभी को उनके साहस से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बख्शी जगबंधु की गाथा हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। यह थी पाइको विद्रोह और बख्शी जगबंधु की छोटा सा कहानी। जय हिंद, जय भारत।